जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ हमारे सबसे प्यारे जुनैद भाई हैं। जुनैद जी इंडियन इंडियन इनसाइड विद जुनैद नाम का एक बहुत बढ़िया सा चैनल चलाते हैं। लाजवाब लेवल के दो चार वीडियो डाले, लेकिन वो ऐसे ऐसे हैं जो आप ढूंढते ढूंढते रह जाओगे। वो कंटेंट जल्दी से मिलेगा नहीं। मैं खुद इनका फैन हूँ, और वो इसलिए क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं वो अपने आप में गजब है। बहुत सारे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो असलियत में केजरीवाल के 100 बवाल नाम का जो टाइटल है, इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि असलियत में ये जो केजरीवाल है, इतने बवाल जो क्रिएट कर दिए, उसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ड्रामा क्या है, कैसे है, उन सब चीजों को समझेंगे। कहाँ ये खुद ही चोर होके इतना शोर मचा देता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में यही चोर है या कोई और चोर है। मामला एक गंभीर सा है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज जुनैद भाई का स्वागत करते हैं। जुनैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने हैक्टिक शेड्यूल में से मुझे टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हमें इनवाइट करने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब टॉपिक तो हमारा वन एंड ओनली आज के दिन का फेवरेट केजरीवाल है। अब मुझे ये बताइए कि केजरीवाल जिस तरीके से लेवल पे है, उसका सबसे पहले कि है कौन, एकदम से कैसे आ गया राजनीति के अंदर, जो कोई नहीं जानता, कैसे नहीं जानता, पता नहीं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। पुरानी पुरानी फोटोओं के अंदर कभी बस्तर में बैठा हुआ है, कभी कहीं बैठा हुआ है, कभी कहीं बैठा हुआ है, और एकदम से एक टीम इमर्ज होके आती है, और वो इतनी तेजी के साथ इमर्ज होके आती है कि यार पता नहीं क्या हुआ, और एकदम से सब चीजें जबरदस्त। तो जुनैद भाई बताइए, ये मामला है क्या? बताने से पहले मैं एक बंदर की कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद से पूरी कहानी सुनाऊंगा कि इसकी ओरिजिन कैसी है। तो एक दफा जंगल में डेमोक्रेसी की बात चली और जंगल के सारे जानवर बोलने लगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए और राजा सिर्फ शेर नहीं बनेगा, इलेक्शन होने चाहिए, वोट्स होने चाहिए, ह्यूमन राइट, इक्वालिटी और बाकी फालतू की चीजें, तो लोकपाल भी। तो इस पूरे मूवमेंट को एक बंदर लीड कर रहा था, उसके साथ एक लंगूर भी था। ठीक है, लेकिन लंगूर के सर पे बाल नहीं थे। ठीक। तो, तो ये दोनों भाई मूवमेंट करते, अनशन करते, हर सब कुछ करते। फिर फाइनली ऐसा हुआ कि जंगल में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद से बंदर को राजा चुन लिया गया नया। तो अब जो है वो सरकार बन गई। तो एक दफा हुआ क्या कि जो पुराना जो राजा था, जो बकरी, वो एक बकरी के बच्चे को लेके चला गया। जो शेर था वो एक बकरी के बच्चे को लेके चला गया खाने के लिए, अपनी गुफा के पास ले गया। जब ये ले गया तो पूरे जंगल के जानवर नए राजा के पास आए, बंदर के पास, बोले हमारे बकरी को बचा लो। तो नया राजा साहब, बंदर साहब पहुंचे गुफे के पास, और गुफे के पास बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तो एक पेड़ के डाल से दूसरे पेड़ पे जंप मारते, दूसरे के तीसरे जंप मारते, और एक 1.5 घंटे खूब जंपिंग जपांग किया उन्होंने, और थक हार के वापस लौट आए। फिर फाइनली आके बोला, जब लोगों के पास आए तो पूरे जंगल के जानवर नाराज हो गए, बोले कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप राजा है, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तो फाइनली बंदर साहब ने बोला, एफर्ट में कोई कमी हो तो बताना। तो ये जो एफर्ट की जो स्टोरी है, यही से शुरू होती है केजरीवाल के ट्रू इंटेंशन की। ये भाई साहब कहते हैं कि ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में कमिश्नर थे। ठीक है, लेकिन इनके सीनियर्स हैं जो कुछ, जिनसे मेरे पुराने फैमिली रिलेशंस भी रहे कुछ इनके सीनियर से, जो कि वो मुझे इनकी एक अलग कहानी बताते हैं। एक्चुअल में इनकम टैक्स जब आप ज्वाइन करते हो एज IRS के थ्रू, तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट दिया जाता है, और असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्यूटी कमिश्नर तक पहुंचने के लिए 6 रैंक्स आते हैं, जो कि 15 से 18 साल में आप उसको कवर करते हो। तो ये नाम का डी फैक्टो आप कमिश्नर होते हैं, एक्चुअल कमिश्नर आप नहीं होते हो। एक्चुअल कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर होता है, और जो डिप्यूटी कमिश्नर था उस वक्त का, उनसे मेरी बातचीत होती थी इनको लेके। तो इन्होंने बहुत खुलासे किए कि ये भाई साहब आते के साथ, इनके अंदर हमेशा से एम्बिशंस रहा है, और उस एम्बिशंस को ही अचीव करने के लिए इन्होंने हार्ड वर्क किया, नो डाउट। IIT भी गए, उसके अलावा UPSC का एग्जाम भी दिया और गए, नो डाउट। लेकिन इनका एम्बिशंस बहुत बड़ा था। ठीक है, उस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए आते के साथ इन्होंने NGO सेक्टर को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था बहुत कम टाइम में कि NGO सेक्टर में पैसे बहुत है।
और अनअकाउंटेबल मनी है, तो इनको थोड़ा तंग करके पैसे बनाए जा सकते हैं। तो उस वक्त की जो कुछ पॉपुलर एनजीओ जो थी, जिसमें से फोर्ड फाउंडेशन है, उनके लोगों को तंग करना शुरू किया। तो बजाय वो परेशान होते, वो खुश हुए कि ऐसा क्रेडेंशियल वाला बंदा मुझे मिला। तो फिर इन्होंने उनके साथ डील की और उसे अपने साथ अलाइन कर लिया अपने साथ। और सर्विस में रहते हुए ही इन्होंने वो कबीर फाउंडेशन और परिवर्तन फाउंडेशन वाली सारी करी थी। उसके अलावा इसी सर्विस में रहते हुए ही ये भाई साहब यूएस चले गए अशोका यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए, और क्लेम किया कि भारत सरकार ने ट्रेनिंग पे भेजा है, लेकिन वो फैक्ट नहीं था। ठीक है, ये, हाँ, ये फैक्ट नहीं था। तो ये चले गए और ये वेल ट्रेंड हो गया, और इनकी वेल ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि ये झूठ बोलने में महारत हासिल है इनको। इनके पब्लिक अपीयरेंस से बॉडी लैंग्वेज का बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं पकड़ सकता कि ये झूठ बोल रहा है आपके सामने। ठीक है, बाकी और भी काफी चीजों की ट्रेनिंग है। तो ये ठीक ठाक ट्रेंड हो गया। 2005 में आते के साथ इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ अलायंस हो गए, और ये जो क्या नाम है, कोलकाता की दो तीन जो एनजीओ थे उनके साथ काम करने लगे। फिर फाइनली 2007-8 के बाद से इन्होंने दूसरे तरीके का काम करना शुरू किया। जो आप समझो कि उस वक्त एक नए तरह का ट्रेंड शुरू हुआ था 2006-7 में, कि भारत में जो माइंस होती थी कोयले की, और भी बहुत सारी सेक्टर्स की जो माइंस निकलती थी, तो जब आप उसमें माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए जब आप जाते थे, तो कुछ आंदोलन जीवी जाके वहां पे प्रोटेस्ट करने लगते थे। लेकिन सेम वाइन्स अगर किसी अमेरिका या यूरोप की कंपनी को या ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को अगर आप देते थे, तो इनका अनशन खत्म हो जाता था। तो ये इस तरह की एक्टिविज्म ये लोग क्या करते थे। तो ये बहुत अच्छा मॉडल था। आपको पता है केरल में हमारे यहाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं बनने दिया गया था इसी तरीके के एक्टिविस्ट लोगों के द्वारा। उसके अलावा नर्मदा बताओ, इन्वायरमेंट, और ये फालतू की चीजों में एक्टिविज्म किया करते थे। तो ये एक नकारात्मक टाइप की एक्टिविज्म किया करते थे ये लोग, और ये सारा पेड वर्क हुआ करता था। 2009 एक इंटरेस्टिंग साल था, जिसके वजह से इनकी इमरजेंस की कहानी शुरू होती है। जब इनको रखा गया था तो इसी बेसिस पे रखा गया था क्योंकि इनकी क्रेडेंशियल्स बड़े शानदार थे, और वो क्रेडेंशियल्स एनजीओ सेक्टर में भी बहुत काम आया। और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर घुमा करते थे नक्सली क्षेत्रों में। पता नहीं कौन कौन से नक्सली को AK-47 के साथ मोटिवेट करने जाते थे और किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहते थे। तो बहरहाल मैं किसी नेता के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मंदिर की कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, तो 2009 में हुआ ये कि एक साथ कांग्रेस के बहुत सारे करप्शन की फाइलें खुलने लगी, और कांग्रेस हो गई अनपॉपुलर। तो भारत में एक लूट का सिस्टम चल रहा था उस जमाने में। भारत का मिनरल और बाकी चीजें लूटी जा रही थी, विदेशी कंपनियां दोहन कर रही थी। तो उस जमाने में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव ग्राउंड मूवमेंट क्रिएट कर रहे थे, और काला धन और बाकी चीजों के ऊपर लोगों के कंसेंसस डेवलप करना। और उस जमाने में 20 लाख लोग आजादी बचाओ कार्यक्रम में जुड़े थे, जो कि स्वर्गीय राजीव दीक्षित की संस्था थी। और उसके अलावा एमएनसीज का बहिष्कार करना, इस तरह की चीजें वो कर रहे थे। तो ये धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहे थे ये लोग। फिर 2011 के आसपास जब बाबा रामदेव ने जंतर मंतर पे अनशन किया, वो हड़ताल किया था वो पूरा जो, और काले धन की वापसी की बात की थी, तो इसको हाईजैक करना बहुत जरूरी था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर ये, सर म्यूट है आप। मैंने कहा पहले तो अन्ना हजारे ने किया था ना। तो अन्ना हजारे ने किया था, लेकिन इनको एडवांस में पता था कि ये करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक इनको ठीक पता ठीक। था। अच्छा, वो पहले डिक्लेयर कर दिया था, या तो मान जाओ वरना एक साल के अंदर मैं यहाँ पे अनशन हाँ, करूंगा, तो बहुत एक साल पहले बोल दिया था, बिल्कुल पक्का। ठीक ठीक हाँ। ठीक। और उस वक्त एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो भारत में जो प्रॉब्लम थी करप्शन का, और लोग बहुत ज्यादा निराश थे उससे, एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव का हाईएस्ट चांस था, एक बड़ा मूवमेंट का चांसेस था। तो ये जो बिग एमएनसीज जो थी, बड़ी जो कंपनियां थी, फॉर्चून 500 या अमेरिका के 500 रिच वेल्दीस्ट पीपल, या डीप स्टेट आज के टाइम में बोल दे, इन लोगों को लगा कि यार हमारा इंटरेस्ट खतरे में पड़ सकता है, तो इससे पहले कि एक नया मूवमेंट खड़ा हो, हम अपना ही मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। तो भारत में जितने भी ये एमएनसी, ये जो एनजीओ सेक्टर के लोग थे,
इन सबकी फाइलें मंगाई गई कहीं, हम्म। और सबके क्रेडेंशियल चेक किए गए कि कौन कितना काबिल है। तो उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब जो ये अन्ना हजारे हैं, इनका एक डिफाइंड रोल था। ठीक है, तो इनको हालांकि इनके क्या था ना कि ये महाराष्ट्र में विलास राव देशमुख से इनके काफी क्लोजनेस रहे हमेशा से, और महाराष्ट्र में इन्होंने शराब बंद कराने के ऊपर बहुत काम किया, नो डाउट। लेकिन ये जो शराब की दुकान को बंद कराने के लिए अगर आप जाओगे तो बिना बल प्रयोग के आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मराठी ही बताते हैं कि इनको ये जो बल है, जो शक्ति है जो लोगों की, ये किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी ने दिलाई थी ताकि एक आदमी क्रिएट किया जा सके। तो ये हुआ था, और फिर फाइनली इनको बोला गया कि जाओ जंतर मंतर पे अनशन करो। तो ये भाई साहब जंतर मंतर पे अनशन करने चले गए, और इनको पता नहीं था कि प्लान 2 क्या है। तो प्लान 2 ये था कि केजरीवाल को भेजा गया कि इसी खास जगह पे तुम्हें पहुंचना है, और पहुंच के मैसेज कर देना, और हम कैमरा भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब पहुंचे वहां पे, और कैमरा पहुंच गया वहां पे। ठीक है, और उस वक्त तक इसमें से काफी सारे लोग एक दूसरे से वेल कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, तो ये पहुंचे और कैमरा पहुंचा। अब जिस दिन पहला प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन 50 लोग थे वहां पे, लेकिन मीडिया हाउसेस के जो लोग पहुंचे थे वो 100 से ज्यादा लोग पहुंचे थे इसको कवर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए भारत में हर जगह कहीं ना कहीं हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा होता है, और अगर मैं गलत नहीं तो अभी भी कोई हो सकता है भारत का कोई नागरिक अनशन पे बैठा होगा। ठीक है, भूख बहुत हड़ताल पे बैठे बैठा होते हैं। होगा। हाँ, जानता हूँ, कोई जंतर नहीं मंतर पूछता, एक जगह ही ऐसी है, वहां पर मिलते हैं खूब। कोई नहीं पूछता सर, कोई नहीं पूछता इनको। कोई नहीं पूछता तो सच में। इन हाँ, तो ये एक्चुअल में ये जो अनशन इनका 4 अप्रैल से शुरू हुआ था 2011 में। ठीक है, और 5 अप्रैल को मीडिया हाउसेस ने कवर करना शुरू भी कर दिया था। हम्म। ठीक है। तो ये जो हमारी जो मीडिया हाउसेज हैं, अगर इनके मोडस ऑफ ऑपरेंडस को अगर आप क्लोजली समझे, तो आज का जो न्यूज़पेपर जो आपको मिलता है वो 22-23 रुपए की उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, और आपको 3-4 रुपए का मिलता है। तो ये कॉस्ट कैसे कवर होता है? ठीक है, तो ये कॉस्ट कवर होता है 15 रुपए तक, ये कवर कर लेते हैं विद एडवर्टीजमेंट और बाकी चीजों को मिला के। और बाकी जो 7 से 8 रुपए है ये कवर करते हैं व्हाइट मेलिंग के बिजनेस से। व्हाइट मेलिंग का बिजनेस की वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ओवी वैन होता है, उसकी जो एक दिन की जो कॉस्ट होती है 1.5 लाख 2 लाख होती है एक जगह खड़े करने की सिर्फ, क्योंकि उसके साथ जनरेटर, सेटेलाइट कम्युनिकेशंस, कैमरा और बाकी सारी इक्विपमेंट्स आती हैं। और उसके साथ जो 3 लोगों का क्रू होता है, ड्राइवर, कैमरामैन और एंकर। तो छोटा से छोटा न्यूज चैनल भी 15 से 20 हजार रुपए देता है उनको एक दिन का, इंक्लूडिंग टीएडीए। और अगर बिग न्यूज चैनल है तो 1 लाख तक जाता है, और बिग न्यूज चैनल का बिग एंकर है प्राइम टाइम का, तो प्राइम टाइम का एंकर आराम से 5 लाख रुपए एक दिन कहीं जाने का ले लेता है। और अगर वो प्राइम टाइम का कोई एंकर अगर किसी क्षेत्र में जाता है, किसी विधायक जी के साथ घूमता है, तो वो पूरे इलाके की भूमिका बांध देगा। ठीक है, विधायक जी ने ये किया वो किया। तो ये सब होता है, इसको व्हाइट मेलिंग का बिजनेस बोलते हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर जो है वो क्या करते हैं कि इलेक्शन टाइम में एग्जिट पोल में आप जीत रहे हैं, ठीक है, ये खबर है, सही खबर है, लेकिन इसको फ्रंट पेज पे दिखाना है या लास्ट पेज पे दिखाना है, छोटे से सेक्शन में दिखाना है। ठीक है, इसको व्हाइट मेलिंग बोलते हैं। तो सही खबर दिखाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, और आपके प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाने के लिए भी प्रॉब्लम पैसे लिए जाते हैं। तो मीडिया हाउसेस पहुंची, तो ये सारा कुछ पेड वर्क था, कवर करना शुरू किया, और वहां से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ। और इस ड्रामे की जरूरत इसलिए भी थी, और इन्होंने कभी भी ब्लैक मनी के ऊपर कभी बात नहीं किया कि ब्लैक मनी को बाहर भारत लाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने सिर्फ वो लोकपाल लोकपाल लोकपाल, बस यही। कभी इन्होंने लीगल रिफॉर्म की बात नहीं की, कभी इन्होंने नहीं की। एडवोकेट रिफॉर्म की बात नहीं की, कभी इन्होंने पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं की, कभी इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं की। सिर्फ लोकपाल, 11 लोग लाओ, देश की सारी समस्या ठीक हो जाएगी, यूं। ठीक है, तो उसके अलावा इनके सॉल्यूशंस देखे क्या थे कि हम ना मोहल्ला पंचायत बनाएंगे। ठीक है, मोहल्ले को एम्पावर करेंगे। अब मोहल्ले में आप 20 लाख रुपए का काम कर सकते हैं, 50 लाख रुपए का काम कर सकते हैं, जो कि चिल्लर वर्क है। ठीक है, मोहल्ले अपनी डिसीजन लेंगे तो चिल्लर वर्क है। लेकिन
देखे इनका इनके सॉल्यूशंस क्या थे लोकपाल के, कि फुल डेमोक्रेसी इन मोहल्ला, लेकिन ऑटोक्रेसी ओवर गवर्नमेंट, कि एक आदमी लोकपाल बैठा दो वो सरकार को कंट्रोल करेगा। तो वहां पे एक हाँ आदमी को, हाँ, तो इनका मॉडल कैसा था, जहां पे करोड़ों के खेल हो रहे हैं वहां पे ऊपर एक बंदा बैठा, 11 बंदों की टीम बैठा दो, और 11 लोगों को खरीदना आसान है कंपेयर टू पूरी स्टेट मशीनरी। उनके थ्रू ये जो बिग एमएनसीज हैं वो सब कुछ कर लेंगी। अब ये 11 लोगों की जो परिकल्पना जो थी लोकपाल की, ये किसी और नाम से भारत में बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन भारत ने इसको साइन नहीं किया था। यूएनसीएसी भारत ने साइन किया था 2005 में, और उसको रेक्टिफाई नहीं किया था भारत ने। जब ये अन्ना का जो प्रोटेस्ट हुआ 4 अप्रैल 2011 को, तो उसके ठीक एक महीने बाद 9 मई 2011 को यूएनसीएसी का ये जो एग्रीमेंट है, जिसमें सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि आपको एक ऐसी कमेटी बैठानी पड़ेगी जो गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, उसको भारत ने रेक्टिफाई किया प्रेशर में आके। ठीक है, पर्दे के हाँ, पीछे ये चीज बहुत सारे लोगों को खेल। ध्यान नहीं है। ये चीज हाँ, जेन्युइनली लोगों को ध्यान नहीं है कि अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस ने किस तरीके से इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए केजरीवाल का इस्तेमाल किया, और यूनाइटेड हाँ, नेशंस पे प्रेशर बनाने के लिए डीप स्टेट बैठा हुआ था। हाँ। और आज वही यूनाइटेड नेशन केजरीवाल के लेके इतने स्टेटमेंट दे रहा है। हाँ, लालू यादव जेल जाता है तो यूएन नहीं बोल सकता। ठीक है, और भी बहुत सारे नेता जेल जाते रहते हैं, उनके कोई नहीं ऊपर नहीं पूछता। बोलेगा। हाँ, लेकिन केजरीवाल ना कुछ हीरे लगे होंगे तभी उसके खिलाफ उसके लिए बोला जाता है। तो जर्मनी, ये आदमी, यूनाइटेड हाँ, स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस सब छाती पीटने लग गए हैं। और मजे की बात है, अब तो बांग्लादेश की बीएनपी भी बोलने लग गई है, आईएसआई के जो एजेंट है। क्या है, तो बताइए। इन्होंने ड्रामा अपना जो करना था सो किया, अपने मांगे तो मनवा ली, हिडन एजेंडा जिसके बारे में पब्लिकली कभी बताया नहीं गया, कभी बात भी नहीं हुई। और मुझे बुरा लगता है अभी भी लोगों को पता नहीं है यूएनसीएसी कैसे पारित कराया था इन लोगों ने, डंडे की चोट पे भारत से। फाइनली क्या हुआ कि इनको पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तौर पे इनको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। तो 2013 के इलेक्शन में इन्हें जिताया गया 33%, 32%, 25%। और ये पूरा मीडिया वर्क था, मीडिया कैसे इसको सरकार में लेके आई, इसके ऊपर उस जमाने के न्यूज आर्टिकल्स है जो मैंने आपको शेयर किए हैं। और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये व्हाइट मेलिंग का धंधा है, और कैसे कैसे कार्टून छपते थे कि एक तरफ केजरीवाल है और दूसरी तरफ पूरी की पूरी ऑपोजिशन पार्टी है, उसमें मोदी कांग्रेस सब एक साथ जुड़े हुए हैं, और अकेला आदमी सब पे भारी पड़ रहा है। तो ऐसे आर्टिकल लिखे जाते थे, ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाए जाते थे, पेड पेड न्यूज चैनल चला, न्यूज कवर किए जाते थे। इवन, हाँ, ये ये उसी टाइम का है, 2013 का न्यूज पेपर है, का एक है। और ये बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है। और भी एक होगा कि आप हाई इन मोरल, हाँ ये देखें, ये देखें, इससे पहले वाले देखें, क्या बोलते यदि हैं कि कोई अगर कोई रिश्वत रिश्वत मांग मांगे रहा है तो तो हमें मना सिख मत हो कीजिए। के दे दे। हाँ, फोन करेंगे जेल। इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका कोई प्रोविजन है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कोई प्रोविजन है। इससे पिछले वाला अगर देखे तो फोटो, हाँ, 29 अन्ना हजा दिसंबर को पास होगा अन्ना हजारे का लोकपाल बिल। ठीक है, और ये इलेक्शन इन्होंने 24 दिसंबर के आसपास जीता था, और इन्होंने वो पहले ही प्रचार करना शुरू कर दिया था कि लोकपाल बिल हम लागू कर देंगे। सरकार में आते के साथ क्या बोला कि जब हमें लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी मिलेगी तब जाके हम पास करेंगे। जबकि अगर इनका इंटरेस्ट होता तो राइट टू ये जो लोकपाल मेयर भी घोषित कर सकते थे। ठीक है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी लोकपाल घोषित कर सकते थे, एक शुरुआत तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा और भी न्यूज आर्टिकल से अगर शुरू से शुरू करें, हाँ ये आप ये हाई, हाँ, देखें, आप पुशेस अहेड ऑफ बीजेपी इन पोल रेस। हाँ, ये फ्रंट पेज पे छपा, ये व्हाइट मेलिंग का बिजनेस है। ठीक है, मीडिया किसको कवरेज देगी, क्या देगी, ये सारा पेड वर्क होता है। इससे पहले एक वाईफाई वाला होगा। ठीक है, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ लिखती है। ठीक है, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल उसको नहीं चलाता।
और इंडियन एयरलाइंस तब तक नहीं चलाता जब तक कोई पैसे ना दे। इन्होंने वाईफाई का लिखा, लेकिन उसमें कोई प्रोमिस नहीं किया कि उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, कितने एमबी पर सेकंड मिलेगा और कितने घंटे के लिए मिलेगा या कितना एमबी तक का मिलेगा, कुछ नहीं। बस एक लिख दिया और बढ़ा चढ़ा के छाप दिया। आगे और जाएंगे तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग इनके न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे। हाँ, ये 15 लाख रुपए उन्होंने यूके से लिए। और एक अगला वाला न्यूज, हाँ, आप हाई ऑन हाई बट शॉर्ट ऑन कैश टू फंड इलेक्शन। मतलब ये तो बहुत क्रिएट अच्छे हाइप लोग हैं, बट क्रिएट इनके किया पास जा रहा है कि पैसे नहीं है, इनको चंदा वंदा दे दो। दे दो। हाँ, तो जुनैद भाई, ये, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा आपसे, पता है क्या? हाँ, मेरे पास हाँ, एक वीडियो है, मैं आपको ढूंढ के देता हूं। हाँ, उसमें वीडियो में पता है क्या कहा गया है? उसमें कहा गया वीडियो के अंदर कि केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि आपने वादा किया था कि भाई आप फ्री वाईफाई देंगे। कहता मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मेरे से कहा किसने? मैंने तो कभी वादा किया नहीं। मैं आपको वो वीडियो अगर ढूंढ के दिखाऊंगा तो बंदा साफ मना कर रहा है। हम्म, समझ रहे हो? 15 लाख सीसीटीवी का। लगे 10 से 15 लाख, बहुत सारे वादे 200 किए थे करोड़ इन्होंने। लगेगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2,000 रुपए का एक वाईफाई कैमरा आता है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 करोड़ बनता है। दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे पूरे दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां ये से पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा। अब जुनैद भाई, ये देखिए जरा, अब मैं जब मतलब खुद सोच कर देखो असलियत में मामला है क्या। कि बंदा मुंह पे झूठ बोलता है, करूंगा तो भी झूठ बोल देगा और नहीं करूंगा तो भी कहेगा पागल है, तो मैं तो नहीं कहा। सर, जब इसके वो अनशन आप जब वाली चल बात रहे थे, बिल्कुल ठीक है। ट्रेंड परफेक्टली ट्रेंड है। हाँ, सर परफेक्टली ये जो ट्रेंड है। है, जब अनशन के बाद से ये भाई साहब जब रिपब्लिक चैनल पे पहला इंटरव्यू दिया था इन्होंने, और वो इंटरव्यू मिल जाएगा, तो उसमें इनसे जब पूछा गया था, रिपब्लिक नहीं, उस वक्त रिपब्लिक नहीं था, ये जो अर्णव गोस्वामी एनडीटीवी है उनको वगैरह। इंटरव्यू, हाँ, अच्छा। अर्णव टाइम्स गोस्वामी, नाउ। हाँ, अर्णव गोस्वामी ने जब इनसे पूछा कि आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वक्त इन्होंने कसम खाई थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ठीक है। फिर दोबारा 1 साल बाद कसम खाई कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। ठीक है। और अभी फिर कसम खा रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैंने लिकर स्कैम नहीं किया है। बच्चे इसी वाले या पड़ोस पड़ोस के किसी बच्चे की कसम खाता है? हाँ, वो, ये तो मतलब इन्वेस्टिगेशन का मैटर होना चाहिए। कि मतलब कौन से वाले ठीक है। बच्चे हैं जिनकी कसम खा लेता है? या कसम का असर होता भी है नहीं होता है, ये भी तो पता लगे। पता लगे कसम खा रखी है लेकिन बच्चे तो किसी और के मर रहे हैं। अब वो उसके हैं इसके पता नहीं। सर, ये आदमी कितना खतरनाक है। आप सोचिए, उस वक्त 2011 में, आपको याद होगा, पब्लिक मेमोरी आपकी अच्छी होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त आसाम में दंगे हो रहे थे, और बहुत भयानक दंगे हो रहे थे जब ये इनका हम्म। प्रोटेस्ट चल रहा था। हम्म। और उस वक्त बांग्लादेशी जो घुसे थे, वो जो हिंदू फैमिलीज थे उनको घर से बाहर निकाल रही थी। तो कुछ मीडिया हम्म। हाउसेज ने इनसे सवाल पूछा कि आपकी क्या राय है उस इशू पे, क्या जो बांग्लादेशी जो भारत में घुसे उनको हटाया जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हिंदू वहां पे आसाम में गलत हो रहा है लोगों के साथ, मारपीट दंगा किसी सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। फिर लास्ट में बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश, बेचारे बांग्लादेशियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये ऐसे महान आदमी है। ठीक है। और उसके अलावा अगर देखे, तो ये आदमी की जो पर्सनल जो प्रॉब्लम है, जो इसके जो क्लोज लोग, जो जो मुझे बता के थ्रू जो मुझे पता है, कि इस आदमी को सबसे ज्यादा डर उस आदमी से लगता है जिसके हाथ में किताब होता है। इसने अपने पॉलिटिकल पार्टी में हर वो आदमी जिसके हाथ में किताब था सबको साइडलाइन किया, चलो भाग यहाँ से। ठीक है। तो इसको आदमी को पसंद नहीं होता। इवन आप अनपढ़ भी हो, गलती से आपके हाथ में डायरी देख लिया या कोई किताब देख ली जो कोई कैजुअली पकड़ा दिया, वो चलता कर देता है ये। तो इसकी प्रवृत्ति ऐसी है। इसके अलावा एक और इसकी कहानी सुनाता हूँ। ये जब
2015 में जब ये जीता था, ठीक है, 2013 और 2015 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए 2013 में इलेक्शंस हुए तो मीडिया कवरेज के थ्रू इसको वोट्स मिले, नो डाउट, लेकिन उस वक्त जो इसके जो वोटर जो इसका जो था 33% जो वोट्स इसको मिले थे, वो लोग थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उसके वोट गए थे इसको। और समय अराउंड इतना ही उसको मिला था। क्या बोलते, बीजेपी को भी बीजेपी को 33% के आसपास मिले 36। थे। हाँ, हाँ, तो इतना ही 34-35 रफली। के आसपास, रफली हाँ, इतना तो ही है, उनको ज्यादा नहीं बराबर डिफरेंस नहीं मिले है। थे। फिर लोकसभा के चुनाव में से पहले एक डील हुई थी, ठीक है, बिटवीन डीप स्टेट एंड ए पॉलिटिकल पार्टी, कि देखो भाई हमारे पास एक कुनबा तैयार बैठा है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है अगर आप उसको प्रिजर्व नहीं करोगे तो ये जो आदमी है उसको हम 100 सीटें दिलवाने की स्थिति में है आज के टाइम में, ठीक है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को इन्हें एकोमोडेट करना पड़ा, ठीक है। तो जो पुराने जो बीजेपी में कुछ लोग थे, आई एम सॉरी मैंने नाम नहीं लेना, तो जो पुराने जो लोग थे उस पॉलिटिकल पार्टी में जो कि डीप स्टेट के आदमी थे, उनको एकोमोडेट करना पड़ा उस पार्टी को उस वक्त। और फिर उन्होंने कैमरा का रुख इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कर दिया, उधर से हटा दिया स्विच करके, और फिर फाइनली ये सरकार में आ गए। और शुरू में उनको उनके हिसाब से काम करना पड़ा, धीरे धीरे जाके इन्होंने स्थिति बदली और आज के टाइम में स्थिति ऐसी है कि वो जो इसका आदमी। इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार में आई, उसने इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि थोड़े दिन झेल लेते हैं, लेकिन तैयारी पहले दिन से इतनी कर रखी थी कि जिस दिन मेरा नंबर आएगा ना, सबसे पहले इस डीप स्टेट के जो बंदे हैं इन्हीं को उखाड़ के फेंकूंगा। हाँ, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी में सफाइयां की, लोगों को निकाले। और अभी भी लोग, कई लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ठीक है, कुछ लोग इंटेंशनली नहीं लड़ रहे, वो अच्छी बात है, वीके सिंह जी नहीं लड़ रहे, वो खुद नहीं लड़ना चाहते, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग को लड़ाया नहीं जा रहा क्योंकि वो वही फालतू के लोग हैं डीप स्टेट के, जिन्हें नहीं लड़ाया जा रहा। तो ये हुआ, और फाइनली क्या हुआ कि 2014 के बाद से 2015 में जब दोबारा इलेक्शन हुए, ठीक है, तो उसीलिए हुए। और देखिए इसको इंटेंशनली बोला गया था कि तू रिजाइन कर 49 डेज में, क्योंकि अगले इलेक्शन में हमको कुछ सीरियस ड्रामा करना है, ठीक है। तो इसके लिए उतारा गया था, जब डील हो गई तो फिर मैटर नहीं बनता था। फिर 2015 में इस पॉलिटिकल पार्टी को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए दोबारा से इसको दिल्ली दिया गया था कि चेक एंड बैलेंस रहे। और इनको बोला गया था कि तू हल्का फुल्का कुछ काम कर ले, तेरा मीडिया कवरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम देख लेंगे, तो तुम्हें तो कुछ नहीं करना, बस तुमको बस कुछ काम करना कर लो। तो इन्होंने काम क्या किया, वही जो जो 5 लाख में हो सकता था उसको 30 लाख में किया। तो फूलों के गमले बनवाए इतने। तो हाँ, तो बहरहाल ये सब वैसे चलते गमला रहा। बाहर आएगा नहीं आएगा? सर आएगा सर, सिर्फ दारू का घोटाला थोड़े हुआ है, दारू के साथ अरे पानी भी बहुत आता है और घोटाले चखना हुए भी हैं आता यार। है। सर दारू के साथ पानी भी आता है, चखना भी आता है। पानी वाला तो यूके भाग गया, चखना वाला कभी न कभी आ ही जाएगा। पता लगा चकना घोटाला भी थर्ड पार्टी कंप्लीट। मतलब राघव चड्ढा के वापस आने के चांसेस लग नहीं रहे। नहीं लग रहा है सर। अच्छा, इसकी जो फंडिंग हुई थी, जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई थी, ये हालांकि बहुत लंबे प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे जर्मनी ने किया था। ऑल्दो जर्मनी खुद वैसाइल स्टेट ऑफ यूएस, तो उनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि उनका जो एफटीए का जो एस्पिरेशन था, जो इसके थ्रू फुलफिल होने वाला था, वो नहीं हुआ। 2017 में ये भाई साहब एक दफा जर्मनी गए थे वाया दुबई। तो दुबई में भी कुछ लोगों ने उसको पैसे दिए थे, चेक्स दिए थे, और जर्मनी में उसको ठीक ठाक पैसे मिले थे, और उसको काफी लोगों से मीटिंग्स हुई थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में अंदर से कुछ खबरें आ भी जाती थी, आज के टाइम में कोई खबरें नहीं आती है। तो उस जमाने में इसके भारत वापस आने के बाद से रॉ ने एक कॉन्फिडेंशियल डोजियर सबमिट किया था पीएमओ में, जिसमें बताया था कि इसका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कि दिल्ली में स्टेटहुड का लेके ये ड्रामा करेगा, और उसके पास साइजेबल अमाउंट में लोग हैं, जो कि बाद में आपको दिल्ली दंगों में दिखे, ताहिर हुसैन जैसे लोग, जो कि स्टेटहुड को लेके रोड पे आ सकते हैं और इतना परेशान कर सकते हैं कि पूछे मत। अगर दिल्ली में आप 5 लाख लोग भी सड़क पे उतार दोगे तो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एक तो पतली पतली गलियां हैं। तो इसके पास ठीक ठाक लोग थे, और वो सब ओखला और आसपास के इलाकों से आते हैं, आपको पता होगा सारा कुछ, अमानतुल्लाह बिल्कुल खान, बिल्कुल। वो बाकी लोग के कैसे कनेक्शन है।
तो वो ओखला वाला पॉइंट रीजन याद है। और पुरानी दिल्ली दो उतर जाए ना, तो दिल्ली जाम हो हाँ जाए यार। हाँ पुरानी दिल्ली के पहाड़गंज से लेकर और पुरानी दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच का जो इलाका है, लाखों बंदे हैं, मतलब करोड़, मतलब बहुत डीप आबादी है और मेजोरिटी मुस्लिम है। वो अगर एक बार सड़क पे उतर जाएं और ओखला वाला पूरा का पूरा इलाका सड़क पे उतर जाए और इधर से करावल नगर जाफराबाद वाला इलाका उतर जाए, तो दिल्ली तो जाम है। बिल्कुल सर। और बिल्कुल जाम है दिल्ली, तो फिर तो चलने वाली है ही नहीं। दिल्ली में बचा क्या, कुछ भी नहीं। उसके इस ऑपरेशंस को रोका गया था, इसके जो लीडरशिप के जो लोग हैं उनको हम्म, पकड़ा गया था। ठीक है, हालांकि वो डिटेंशन इलीगल था, लेकिन कई चीजें होती हैं जो पब्लिकली नहीं बताई जाती हैं, और ये भी पब्लिकली नोन नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इसके प्लान को रोका गया था। लेकिन फाइनली वो जाके डोनाल्ड ट्रम्प जब वापस आए तो उस वक्त वो कामयाब हो गया दंगे कराने में। तो ये था, कचरा था ही। और अभी देखे सुकेश चंद्रशेखर जो जेल में बंद है तिहाड़ में, हम्म, उसने भी एक एफिडेविट दिया है कि इसने भी आम आदमी पार्टी को कुछ पैसे दिए हैं। हम्म। और उसकी डील ऐसी थी कि मुझे मंत्री बनाना एक पर्टिकुलर स्टेट का। तो ये लोग जो है साउथ के स्टेट किसी में से अगर भी, आपकी वो आ जाती है तो। सर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सर, ये उस हाँ, स्टेट में जरूर जाएगा जहाँ पे आपके नेशनल सिक्योरिटी का फ्रंट के फॉल्ट्स क्रिएट किए जा सके, उन स्टेट्स में ये जरूर जाएगा। ठीक है, तो उसने समझ रहा हूँ पैसे मैं। दिए। और हाँ, अब देखिए हुआ क्या है कि इस सब में जो सबसे चतुर है वो पन्नू है। ठीक है, अब पन्नू को लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है, और वो क्यों मानना है वो मैं नहीं बता सकता, कि पन्नू इन सब में सबसे होशियार निकला। ठीक है, अभी आज के टाइम देखिए, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। 2013 में कुछ लोग पंजाब के जेल से भागे थे और बाद में पकड़े गए थे। फिर उनका जब ठीक से इंटरोगेशन हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम एक प्लान करके रखे रेफरेंडम 2020। तो 2013 से सिक्योरिटी एजेंसियों को पता है कि रेफरेंडम 2020 करके कोई चीज है, और पन्नू उसके डिलीवरी में फेल हो चुका है। ठीक है, तो हम्म। यूएस एजेंसियां उसको ठिकाने लगाने के चक्कर में है कैसे भी, क्योंकि वो अब वो किसी लायक नहीं बचा, और इलेक्शन तक की उसकी लाइफ है। और बहुत तरीके हैं, उसकी सिक्योरिटी ढीला कर दो तो ही अननोन गनमैन आके काम कर जाएंगे, या उनके पास भी बहुत तरीके हैं उसको बहुत ठीक सारे करने अननोन के। उनके पास भी है। हाँ, तो इसको समझ में आ गया था कि इसकी लाइफ ज्यादा नहीं, अभी 6 महीने की बची है। तो इसने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी, और इसके वजह से इनके एसेट को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। ओ माय गॉड। अच्छा, ये वाला हम्म, एंगल है इसमें। हाँ। तो मतलब एक एसेट ने दूसरे एसेट को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, काम ही खत्म। हाँ ठीक हाँ, है। ताकि अपनी रेलिवेंस बता सके कि देखो हमारे पास अभी भी इतनी ताकत है कि तुम्हारे और भी एसेट्स को मैं ठीक कर सकता हूँ, मतलब और खराब भी कर सकता हूँ जब चाहे। हम्म। तो अभी फिलहाल जो उसने किया उसकी वजह से उसको भारत से कंसेंसस मिलेंगी। ठीक है, तो अननोन गनमैन अभी 1-2 साल तक उसको मारने वाले नहीं है, भले उसकी सिक्योरिटी ढीली कर दी जाए। तो ये एक स्मार्ट मूव था। पन्नूरा। तो हाँ, तो कई चीजें हैं जो लोग ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते, मे बी इनसाइड इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिलती इसलिए। हम्म, तो वो कोई बात नहीं। अच्छा, 2015 में जब ये इलेक्शन जीते थे तो इन्होंने, जो इलेक्शन जीतने का जो काम हुआ था इनका, तो इनको सिर्फ मिडिल क्लास वोट्स नहीं मिले थे। उस वक्त इन्होंने दलित वोट को भी टैप किया था, जो अभी भी उनके साथ इंटैक्ट है। तो अभी के हम्म। टाइम में जो मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड जो वोट बैंक है वो अब निकल चुका है इनके हाथ से। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो वोटर बैंक है वो अभी भी इनके साथ इंटैक्ट है। ठीक है, तो इतने देर से एक ही सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। अब अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट पे अगर जाऊं, उसी अगर के आप ऊपर आने इजाजत। की सोच रहे थे। नेशनल हाँ सिक्योरिटी हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, इमरजेंसी, तीनों जुड़े हुए थे। अब ये जिस केस में फंसा है, पहली बात, ये केस बना क्यों, इसको ओपन इतना भ्रष्टाचार क्यों करना पड़ा जब सारी फंडिंग आ रही थी तो, और लास्ट में कितना फंसा है। सर, एक्चुअल में ये फंसा नहीं, इसको फंसाया गया है। उसको ट्रैप किया गया एक चूहे को, कि इसको ऐसी स्थिति में लाया गया कि इसको करप्शन करना पड़ा।
ठीक है। एफआरसीए एक्ट लाया, तो उसके अलावा एनजीओ की फंडिंग रुकवाई, मीडिया पे थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो ऐसे ऐसे करके जो इसके जो एक्सपेडिशन थे, देखिए इसके खर्चे बहुत ज्यादा थे, नो डाउट। जो मीडिया के जो एक्सपेंसेस थे इसका बहुत ज्यादा थे। तो ये 500-250 करोड़ के जो फिगर्स आते हैं, इससे 4 गुना ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर साल के इसके 2 से 2,500 रुपए मीडिया मैनेजमेंट का खर्चा जाता है। ठीक है। और ये इस स्थिति में नहीं है अपनी पर्सनल कैपेसिटी के साथ कि ये कर पाए, क्योंकि दिल्ली स्टेट का बजट कितना है, 70,000 करोड़ का, उससे ज्यादा का नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 70,000 करोड़ से 2,000 करोड़ निकालना मैं इज नॉट, हाँ, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए उसको कुछ करना था। तो और उस वक्त तक जो डीप स्टेट थी उनका उन्होंने कैमरा का डायरेक्शन घुमा रखा था, लेकिन इसके अंदर एस्पिरेशन थी, खुद चुल मची थी कि मुझे तो कुछ करना है देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि सच्चे देशभक्त है। और मैं सच में जब भी आंख बंद करता हूँ मैं उन्हें अपने आसपास ही पाता हूँ, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो, तो फाइनली जब इनके मीडिया ऑपरेशंस एक्सपेंसिव होते जा रहे थे, और सिर्फ मीडिया ऑपरेशंस नहीं, इनके पास खुद की एक साइबर अटैक की टीम भी है। हाँ, आज भी केजरीवाल के पास दिल्ली का नहीं, भारत का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट का कनेक्शन है, 150 GB पर सेकेंड। ठीक है, ये पब्लिकली नोन नहीं। और इनके पास एक हैकर्स की पूरी डेडिकेटेड टीम्स है, जो अपोजिशन लीडर्स, उनके पीए, उनके रिलेटिव फैमिली, इनके मेल आईडी, फोन्स, उसको बग करना, हैक करना, कॉल रिकॉर्डिंग करना, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन से होटल में जा रहा है, ये सारा काम कर रहे होते थे। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो ये सारा कुछ हो रहा था। इसके अलावा क्या है कि जब इनका ये जो केस जब शुरू हुआ, कंट्रोवर्सी शुरू हुई, 9 सबमेंस हुए, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने हिसाब से सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने अपने साइड के एविडेंस डिस्ट्रॉय किए थे। अपोजिट साइड का जो एलिमेंट था, जिन्होंने लेन देन की, बिजनेसमैन या के कविता ग्रुप, इन लोगों ने अपने एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं किए थे। ठीक है। तो वहां से वो सारे डेटा, कन्वर्सेशन, चैट्स आर्काइव हो गए, मतलब रिकवर हो गए। ठीक है। इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनके पास कुछ कंक्रीट इसको लेके मटेरियल है, वो क्या है किसी को नहीं पता, इसको भी नहीं पता। ठीक है। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि जितने भी ईडी में जो लोग हैं, उन सब के ऊपर इसने फाइलें, फैमिली सब करा, सब बहुत कोशिश किया कि कैसे भी करके पता तो चले कि क्या है। ठीक है। तो ये जो कोर्ट केसेस जब चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उनको दिखाया गया था एक डॉक्यूमेंट, तो वो कन्विंस हो गए और उन्होंने खुद बोला कि आप इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ठीक है। तो बहरहाल अगले महीने 22 तारीख का समन का डेट दिया गया था इसको आने के लिए। तो वो एश्योर्ड था बंदा कि मैं 22 तारीख तक तो बचा हुआ हूँ। तो ये घर पे ही बैठा हुआ था और अब इसके लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ ओपन थे, इसको नहीं पता था कि आज ही ईडी आने वाली है। तो वो अपना कुछ सेटिंग लगा रहा था। ठीक है। जब तक ईडी पहुंच गई, ठीक है, और पकड़ के लेके चली गई, और ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया अपना डिजिटल एविडेंस उस वक्त जो मिला उसके साथ मौका पर, जब पकड़ा गया। तो ये एक फजीहत हो गई है उनके लिए। यार मुझे एक ये बात मैं बताओ, ये जो ईडी है ये अंदर शीश महल के अंदर की फोटो वोटो खींच के लाई होगी नहीं लाई होगी? बिल्कुल सर लाई होगी, और बहुत सारे एविडेंस है सर, वो उसको खुद नहीं पता कि उसके पास कौन कौन से एविडेंस है ईडी के पास। ठीक है। ईडी को कौन सी सीडी मिली, जहां होली में लोगों के दिल मिलते हैं, किसी को इनके बिल मिल गए। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इसके केस को क्लोजली मॉनिटर करें, तो इसका केस जो है वो ईडी में आता है। और देखे बहुत अलग सा इसमें है एंगल, कि जो पुलिस जो जब केस रजिस्टर करती है, या सीबीआई जो केस रजिस्टर करती है, तो वो अगर पुलिस के सामने या सीबीआई के सामने आपको जो स्टेटमेंट देते हैं, तो वो वैलिड नहीं होता, उसकी वैलिडिटी नहीं होती। अलग से फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होता है आपका, दोनों साइड के वकील क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से उसको माना जाता है, नहीं तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। लेकिन ईडी के केस में एज इट इज एज गुड एज
एविडेंस, अगर ईडी के सामने अगर आपने कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो एविडेंस है, तो इन्हें ईडी के सामने स्वीकार कर लिया है। अब वो कोर्ट में जाके मुकरे या कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके अलावा एक और एस्पेक्ट है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ करके एक कंसेप्ट होता है, जो पुलिस के जनरली केसेस में क्या होता है कि बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो पुलिस को अरेंज करना होता है। कहने का मतलब कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई तो पुलिस को साबित करना पड़ता है कि ये आदमी ने ये क्राइम किया है और इसके लिए मुझे इसकी रिमांड लेनी है, और जज साहब कन्विंस होंगे तो ठीक है, नहीं तो रिहा करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन इनके केस में डिफरेंट है ये चीज, क्यों ईडी के केसेस में क्या आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कन्विक्ट है। और इन्होंने खुद बोला कि मैं अपने लैपटॉप का फोन का पासवर्ड तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं वकील से नहीं बात करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने खुला एक अपॉर्चुनिटी दे दी सुप्रीम कोर्ट को या ईडी को। अब ईडी वाले जब ये बेल के लिए जाएंगे तो ईडी वाले बोलेंगे साहब ये कॉपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। एक और एस्पेक्ट है, इसको इनको क्यों बेल नहीं मिल सकती, राघव चड्डा जो भाग रहा था तो उसको भागने दिया गया, ठीक है। तो चूंकि मैटर सब जुडिस से हुजूर, इसलिए इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए गड्ढे से गड्ढे खुदे हुए, ठीक है, तो इनको बेल मिलने से रहे, ठीक है। और ईडी के केसेस में 7 साल का कन्विक्शन होता है, और अगर अप्रूवर बन जाते तो 3 साढ़े 3 साल में छूट के आ सकते थे, लेकिन इन्होंने अप्रूवर बनने का रास्ता छोड़ दिया। इन्होंने जो अभी एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, वो तो लंगूर ने किया है, मैंने नहीं किया, मैं तो बंदर हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कट्टर ईमानदार बंदर हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश की है अप्रूवर बनने की, लेकिन जब आप किंग पिंग होंगे तो आप अप्रूवर नहीं बन सकते, और अप्रूवर बनने का रास्ता हो गया खत्म। इसके बाद से और 2-3 एजेंसियां लाइन में लगी हुई हैं जो वेट कर रही हैं, और इनसे इनको लग रहा है डर, और सीरियस डर, क्योंकि अगर एनआईए घुसी तो 30 साल से कम का कन्विक्शन नहीं है और इनके पास प्रॉपर एविडेंस है एनआईए के पास। सीबीआई घुसी तो 15 साल से कम का कोई कन्विक्शन नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ है। और एक एक करके घुसेंगी। हाँ, वो एक एक करके घुसेंगे, इंटरोगेशन के लिए मांगेंगे रिमांड पे रिमांड, अगर इनको बेल मिलने की नौबत आई तो दूसरे आएंगे रिमांड मांगने के लिए, तीसरा आएगा रिमांड मांगने के लिए, तो ये बुरी तरीके से फंसे। अब इसमें जो फाइनल कंक्लूडिंग एस्पेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, चले ठीक है, फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं कि ये कोर्ट एविडेंस को देखती है, सब कुछ करती है, तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है कि या तो साबित हो जाएगा कि इन्होंने क्राइम किया है और इनको जेल हो जाएगी, या साबित नहीं होगा, ठीक है, या ये निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये 3 केसेस होते हैं, साबित हो गया तो जेल जाएंगे, लेकिन साबित नहीं हुआ कि इन्होंने पैसे खाए थे या ये लिकर स्कैम में ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो भी ये जो लिकर पॉलिसी एक ट्रुथ है, ठीक है। इस केस में क्या है कि आपको एविडेंस नहीं मिले कंक्रीट की आप इस बात को स्टैब्लिश कर पाए, लेकिन फिर भी प्रूफ ऑफ बर्डन आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप बच नहीं रहे, आप जेल ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, प्रूफ है, तभी इसमें निकल पाओगे, जो कि चांसेस कम है। अब जो इनके जो वकील साहिबान हैं जो कांग्रेस से ही आते हैं, वो एक मस्त गेम खेल रहे हैं, वो इनको और फंसा रहे हैं, इनसे अलग उटपटांग स्टेटमेंट दिला दिला के इनको और गड्ढे में फंसा रहे हैं, और वो क्यों फंसा रहे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो आज के टाइम में जो चीफ जस्टिस जो इस पैनल को हेड करते हैं खन्ना साहब, वो अगले इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इसकी। और नहीं भी हुए तो भी सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता कि उनके जजेस को डिस्क्रेडिट किया जाए, और ये आम आदमी पार्टी के जो प्रेस रिलीज जो आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और खन्ना साहब आए तो फिर इनकी खैर नहीं। दूसरी चीज ये है कि आज से 10 से 11 साल पहले जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन और सारा कुछ जब ड्रामा कर रहे थे, तो हालांकि उस वक्त ये सोनिया गांधी का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया और राहुल गांधी का कभी नाम नहीं लिया, मोदी का लेकिन नाम लिया, और कांग्रेस का नाम लेते थे जब बोलना होता था, और परिवार में से किसी का नाम लेना होता था तो रॉबर्ट वाड्रा का लेते थे, क्योंकि वो फैंसी और कूल लगता है बोलना, लेकिन कभी इन्होंने 2 लोगों का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो उस वक्त कांग्रेस बदनाम थी,
लेकिन आज के टाइम में वो कांग्रेस नहीं है, आज के टाइम में इंडिया अलायंस है। ठीक है, तो अब इंडिया अलायंस को इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नए रूप में आ चुकी है। और कहते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, उससे बड़ी एक और लाइन खींच दो, तो बड़ा वाला लाइन के सामने ये वाला छोटा लगने लगता है। ठीक है ना, तो वो कांग्रेस को एक नया जीवन मिल गया इनकी वजह से, और कांग्रेस रिवाइव कर चुकी है इनकी वजह से, इसलिए इनको डंप होना बनता है। मतलब कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो केजरीवाल के पास गया, जो बीजेपी के पास कभी नहीं गया। अब कांग्रेस बस हाँ उस वोट बैंक को वापस छीन के इसको डंप कर देगी, हाँ, और इससे वो बिल्कुल कांग्रेस का वोट बैंक छिन चुका है। बिल्कुल मतलब सर। कांग्रेस ने जो वोट बैंक वापस छीनना था वो छीन लिया है। अब ये इसको नहीं मिलने वाला, ये वाला पक्का है। डन सर। और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 3 सीटें कांग्रेस को दे के इसने रही से ही गलती भी कर दी। कहा तो वो 1 सीट दे रहा था, कहा 3 दे दी। और मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया 3 दी क्यों। एक्चुअल में जो डीप स्टेट के जो लोग हैं, उनको दो चीज देखा होगा कि या तो इसको चुने या इसको चुने। ठीक है, हम्म। तो इसके पास क्या है अभी भी कैटर करने के लिए? कुछ बहुत ज्यादा है नहीं कंक्रीट कैटर करने के लिए। और कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं अभी भी। कांग्रेस के सिंपैथाइजर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि उसमें से काफी सारे लोग भले वोट ना दे, लेकिन सिंपैथाइजर तो हैं, सिस्टम में हम्म। उनके लोग हैं। तो वो ज्यादा रेलिवेंट है, अभी भी कांग्रेस बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो उन्होंने अपना सही दाव दोबारा लगाया, और उस वक्त भी वो गलत नहीं थे। उन्होंने इसको एकोमोडेट किया था टेम्पोररी बेसिस पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए जरूरी था। और आम आदमी पार्टी उन्हीं स्टेट में गई जहां से कांग्रेस हार रही थी, ताकि उनको कंटेन कर पाए उस लॉसेस को। हम्म। उस लॉस जहां पे हार रही थी वहां पे बीजेपी ना घुस पाए, इसके लिए इनको लाना पड़ा था। और इस चीज में कामयाब हुई। आप बीजेपी दिल्ली में आज तक नहीं घुस पाई। हरियाणा में घुस बिल्कुल गई सही। बीजेपी ने, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की जड़ नहीं जमने दी। लेकिन पंजाब में नहीं घुस पाई। हम्म, अब जहां तक लग रहा है बीजेपी पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ही तोड़ेगी। और भगवंत मान अब बीजेपी की झोली में आगे बैठता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बिल्कुल सर। खैर, चलो भाई, इसका कंक्लूडिंग रिमार्क आपको दिखता क्या है, आगे भविष्य क्या है केजरीवाल का? कितने साल जेल में? सर देख, सर इन्होंने इसको डंप किया है, लेकिन अधूरे मन से डंप किया है, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत थी। और ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा था ये आदमी, बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी का। और इनफैक्ट बहुत बड़ा एसेट डैमेज हुआ है। तो चांसेस है आने वाले टाइम में कुछ सीरियस भारत के खिलाफ करने की कोशिश की जाए। और सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इमर्ज होते हैं, वो किसी और फॉर्म में आएंगे। इस्लामिस्ट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, आईसिस के फॉर्म में आ सकते हैं, एलटीटीई के फॉर्म में आ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में किसी फॉर्म में आ सकता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए वेस्ट को होते हुए भारत में देखना। जब तक कुछ ना कुछ भारत में नहीं होता भारत के खिलाफ, तब तक उनको मजा नहीं आता। तो ये आदमी जब तक था, पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट कर रहा था, तब तक अच्छा था। अब ये चला गया, तो उसका रिप्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो ये लेके आएंगे। और जब तक नहीं लाएंगे तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा, और ये चिंता का विषय है। एक क्या राघव चड्ढा इसका अल्टरनेट दिखता है? नहीं सर, सर वो भाग के उसने बहुत बड़ी गलती की, उल्टा फायदा ही पहुंचा है इस केस में। कि भाग गया तो लोग समझ तो रहे हैं ना कि कोई तो केस है, तभी तो भागा। कोई तो मामला है जो जिस वजह से भागा। और उसको मैं तो मानता हूँ उसको भागने दिया गया। अगर वो भागता नहीं, तो मैं उसके लीगल एस्पेक्ट में जो बताया, वो चीजें नहीं होंगी। उसको उसको बेल नहीं मिलेगी। अच्छा, मजे की बात यह है, मीडिया ने अभी, मीडिया जरा जरा सी बात पे शोर मचाती है। परिणीति चोपड़ा आज ही दिल्ली आई है, मुंबई आई है। किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा कि राघव चड्ढा कहाँ है, क्या हाल है। गजब के बिकाऊ हैं सर यार ये ये जो, लोग तो। सर भारत का जो मीडिया है, जितने भी मीडिया हाउसेस देखे, उसमें से ठीक ठाक साइज में सबके पास शेयर्स होते हैं वेस्ट की, जो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट को नुकसान नहीं होने देती। तो हल्का फुल्का बोलने की इजाजत होती है, बाकी खुल के कोई बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता। जो बातें आज हम यहाँ पे कर पा रहे हैं डीप स्टेट या बाकी चीजों का कि कैसे क्या हुआ, ये बात भारतीय मीडिया से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो एक कंफर्टेबल जोन में हल्का फुल्का बोलेगा, उसके बाद नमस्ते और
आधे घंटे तक वो यही बताता रहेगा केजरीवाल गिरफ्तार होने वाला है, बोलता रहेगा, बताएगा कुछ नहीं। और उसके बाद सिर्फ मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं कि मोदी जी से हमेशा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करो आप। ठीक है, इस सरकार से हमेशा वही होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और देखें, ये बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानी लोग, जो बोलते हैं कि हमें अंदर सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मोदी सरकार में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। इन्होंने पीएमओ को लीक प्रूफ बनाया है। और जो लोग बातें कर रहे होते हैं वो स्पेकुलेशंस पे बातें कर रहे होते हैं, और वो अक्सर स्पेकुलेशंस गलत होती हैं। चलो, आज के लिए मेरे हिसाब से हमने एक अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, और कंक्लूजन ये निकल के आया है कि लंबा अंदर गया है, अब पता नहीं कब बाहर आएगा। आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो जरूर, लेकिन हो सकता है लंबे टाइम बाद आए। क्योंकि मुझे एक चीज और लगती है, कई बार क्या होता है ना, पर्सनली किसी को चढ़ा देना अच्छी बात नहीं होती। मोदी जी के कन्वॉय को 20 मिनट तक रोके रहना, मुझे फिरोजपुर में लगता है फिरोजपुर में, वो, हाँ, और फायरिंग रेंज के अंदर रोक के रखना, फायरिंग रेंज दुश्मन की, वो कहीं ना कहीं एक अहम को चोट थी। और आज वो मैटर जो है वो पर्सनल हो चुका है, और अब जो हो रहा है ना, वो पर्सनल वाला बदला भी है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि मैं इस चीज को भूल नहीं पा रहा, मेरा प्रधानमंत्री 20 मिनट तक सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, दुश्मन की फायरिंग रेंज में खड़ा हुआ है, और किसी तरीके की कोई अपोलॉजी नहीं, और आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उस पुलिस को राघव चड्ढा और केजरीवाल कंट्रोल कर रही है। भाई मैं भूल नहीं पा रहा। मैं 2-3 चीजें और ऐड कर दूं, फिर उसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, इसके ऑपरेशंस इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे थे कि इसने अपने स्टेट में, पंजाब में, ड्रग एंड नारकोटिक्स को खुला छोड़ दिया। बोला दबा के पैसे बनाओ और मुझे ला के दो, क्योंकि मेरे ऑपरेशंस इम्पैक्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशंस इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो उसने ये सारा कुछ किया। और जब ये सारा कुछ डैमेज हो गया है, तो चांसेस हैं कि विद इन बीजेपी से भी किसी को तोड़ के लाया जाए। और हाई चांसेस है कि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जो मोदी जी के 400 प्लस के विजन को खटाई में डाल सकता है। ठीक है। और ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ है, ये ड्रामा आपको बढ़ते हुए दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। और कोशिश की जाएगी कि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ऐसे 2 से 3 लोग हैं जिन्हें मैं आइडेंटिफाई किया हूँ, जिनका ग्रोथ अननेचुरल है। और हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है। तो ऐसे लोगों को कोशिश किया जा रहा है, दाना डाला जा रहा है कि तुम थोड़ा सा कुछ करो सीरियस बाबू हमारे लिए। चलो, अगर ऐसा कुछ होगा तो बड़ा खतरनाक होगा, और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वो साउथ में हो। नॉर्थ वर्सेस साउथ बहुत खतरनाक है। इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जुनैद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन इनसाइड विद जुनैद और जी, मेरा जो चैनल है ज्योतिर्मय, दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद जुनैद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।